सीएनबीसी आवाज की इस खास बजट पेशकश बजट और आप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी साल 2011 के लिए अपना बजट लोगों के सामने रख चुके हैं और अब बारी आ गई है कि हम उस बजट का विश्लेषण करें, समझें कि हमारी और आपकी जिंदगी पर इस बजट का क्या असर पड़ने वाला है। इतने कई सालों में सीएनबीसी आवाज ने बजट का विश्लेषण आपको आपकी भाषा में, सरल भाषा में, हिंदी में हमेशा पहुंचाया है और आज एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग आपके बीच आ गए हैं। हम लोग हैं मुंबई की फीनिक्स मॉल में, लेकिन जहां हमने एक तरफ आपकी तरफ एक कदम बढ़ाया है, हम एक कदम पीछे भी खींच रहे हैं। पत्रकारों पर एक जिम्मेदारी दी गई होती है आपके और एक्सपर्ट्स के बीच एक इंटरमीडिएरी बनने की। आज हम वो भूमिका नहीं निभाएंगे। आज आपके सवाल हम नहीं पूछेंगे, आज आप खुद अपने सवाल पूछेंगे। बजट पर चर्चा करने के लिए आज हमारा पूरा पैनल यहाँ पर है। संजय पुगलिया जो कि सीएनबीसी आवाज के संपादक हैं, वो इस चर्चा को लीड करेंगे और इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया, फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर के सीईओ सुमीत वैद, sptulsian.com के एसपी तुलसियान, मास्टेक लिमिटेड के फाउंडर अशांक देसाई और आईकैन इन्वेस्टमेंट से अनिल सिंह भी। संजय, आपसे शुरुआत करेंगे। पहले आप ही बताइए, आपको बजट अच्छा लगा? मैं अभी भी डिबेट में हूं कि ये नेतागिरी वाला बजट है या दादागिरी वाला या बाबूगिरी वाला। ये हम लोग दरअसल अपने मेहमानों से पता लगाने की कोशिश करते हैं। अनिल जी, बजट के पहले जब चर्चा हुई थी तो आपने कहा था कि एक मायने में ये आखिरी बजट है जब बिग लीडरशिप थॉट हमको नजर आए। सुबह से हम ये जो थीम चलाए हुए हैं कि प्रणब दादागिरी दिखाएंगे, प्रणब बाबू बाबूगिरी दिखाएंगे या शुद्ध नेतागिरी होगी। आज सुबह से बाजार कॉर्पोरेट इंडिया रिलीफ में है कि बजट अच्छा है क्योंकि कुछ निगेटिव नहीं हुआ। क्या बजट अच्छा है? आपने बिल्कुल सही कहा कि बजट अच्छा है क्योंकि इसमें कोई भी खराब खबर नहीं है। हम इस हाल में पहुंच गए हैं देश में कि कोई भी खराब खबर नहीं हो, वो बहुत अच्छी खबर है। तो मेरे ख्याल से ये नेतागिरी का बजट है, न दादागिरी का है न बाबूगिरी का। ये नेतागिरी का बजट हो गया क्योंकि इसमें राजनीति ज़्यादा काम आ गई। जो देश जो आज जिस माहौल से गुजर रहा है, मेरे हिसाब से उसमें काफ़ी इस चीज़ की ज़रूरत थी कि हम बड़े रिफॉर्म्स लेके आएँ, क्योंकि 5 ही बजट बनाने को मिलते हैं एक सरकार को। 3 बजट हो चुके हैं और आगे 2 बजट और बाकी हैं। अगला बजट यूपी इलेक्शन का होगा और उसके अगला बजट होगा लास्ट बजट, उसमें भी कोई रिफॉर्म नहीं आ सकता है। तो मेरे हिसाब से ये 5 साल पूरे गंवा दिए सरकार। बिल्कुल। अशांक देसाई जी, आईटी सेक्टर के बारे में हमको अभी उम्मीद थी कि एक ई गवर्नेंस के नाते भारत सरकार के पास बहुत काम होगा, सरकारों के पास बहुत काम होगा, पुश दिया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एग्रीकल्चर पे, रूरल थ्रस्ट पे। तो हमने सुना, आपके सेक्टर के नज़रिए से बजट आपको कैसा लगा? देखिए ई गवर्नेंस के बारे में मैं बताऊंगा कि उन्होंने एक इंटरेस्ट दिखाया है, जहां उन्होंने सीबीडीटी, जीएसटी और जो कस्टम और एक्साइज के प्रोजेक्ट है उनके बारे में बहुत सारी बात की और वो इम्पोर्टेंट है। मगर मेरा ख्याल था कि आज आपको ई गवर्नेंस में पुश देना हो तो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ बजट आपने आईटी पे रखना है। कई स्टेट्स हैं 1-2 जिन्होंने 3% ऑफ बजट आईटी के लिए एलोकेट किया है। प्रणब दा ने ऐसा कुछ किया होता तो शायद ई गवर्नेंस को पुश सब जगह मिलता। उन्होंने सेंटर में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं, बहुत अच्छे हैं, उसका अच्छा इफेक्ट होगा, मगर दैट्स नॉट इनफ। हमें ज़्यादा करना होगा बाय अलोकेटिंग गुड मनी फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। जी, ये बात करनी है। अभी हम लोग चंदा कोचर से बात करने चलेंगे, आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ से, लेकिन उसके पहले एक सवाल तुलसियान जी आपसे। सुबह से हम लोगों ने इसके बारे में ओपिनियन आमतौर पर पॉजिटिव देखा है, लेकिन अगर मैं ये सवाल करूं आपसे कि फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा तो दे दिया, एजम्पशन ये है कि 9% ग्रोथ होगी तो, और सब्सिडी का बिल नहीं बढ़ेगा तो ये फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा रहेगा। अगर ये आंकड़ा टूटा और इन्फ्लेशन के बारे में खुद कह रहे हैं कि चिंता का विषय है, तो ठोस आश्वासन महंगाई के मोर्चे पर और सरकारी खजाने की अच्छी देखभाल के मोर्चे पर मिलता है क्या? देखिए संजय, हमेशा जो कोई भी चीज़ अगर आप देखेंगे आंकड़े तो उसमें ईफ एंड बट्स तो जरूर रहेगा। अगर मैं पिछले बजट के हिसाब से जाऊं जहां पे 4.8% की फिस्कल डेफिसिट वित्त मंत्री ने प्रोजेक्ट की थी इस साल के लिए और उसे घटा करके वित्त मंत्री ने 4.6 की है, तो मेरा मानना है कि उस वक्त अगर आप ईफ एंड बट्स पे जाते हैं तो डेफिनेटली वित्त मंत्री ने सोचा होगा कि मैं FY12 फाइनेंशियल ईयर 12 में कम से कम एक्साइज को रोल बैक कर सकूंगा, जहां पे मुझे 2% की एक्स्ट्रा आमदनी होगी। अगर मुझे स्पेक्ट्रम की फीस नहीं आएगी तो कम से कम वो रोल बैक की फीस एक्स्ट्रा मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे अगर आप देखें
डिफेंस इन्वेस्टमेंट का टारगेट जो उन्होंने 40,000 करोड़ का आंका था वो घट के इस साल उन्होंने 21,000 करोड़ एस्टिमेट किया, वहां पे करीबन 19,000 करोड़ की उनको कम रिसीट मिली है। ओवरऑल इसके उपरांत उन्होंने 40 बेसिस पॉइंट्स का कम फिजिकल डेफिसिट वर्तमान वर्ष के लिए आंका है, अगले वर्ष के लिए उन्होंने 20 बेसिस पॉइंट को और कम किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई मजबूरी थी और हम ये सोचें कि अगले साल वित्त मंत्री शायद अकाउंटेबल न होंगे। अगर ये उनका आखिरी बजट होता तो हम शायद मान सकते थे कि इसके बाद में उनकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं रहेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जैसे जैसे इलेक्शन अप्रोच होगा, जैसे अभी अभी अनिल जी ने बताया कि इसके बाद में अगला इलेक्शन यूपी का है, उसके बाद में लास्ट इलेक्शन जनरल, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी और बढ़ेगी। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने जो 2 रिमार्केबल चीजें की है कि गवर्नमेंट बोरोइंग को 3,43,000 करोड़ पे रेस्ट्रिक्ट किया और फिजिकल डेफिसिट को 4.6 पे किया, मेरे हिसाब से काफी रिमार्केबल है। अब हमें डेफिनेटली वेट एंड वॉच वाला अप्रोच है कि अब उन्हें अप्रोच अचीव कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो उनकी अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली आएगी। बिल्कुल। आइए अब चलते हैं सीधे चंदा कोचर के पास। चंदा मैडम, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आपका धन्यवाद। 2 तरह की राय आ रही है, एक ये कि रिफॉर्म का और बड़े काम करने का मौका चूक गए हैं प्रणब बाबू, और दूसरी राय ये कि नहीं, इस परिस्थिति में इन्होंने बड़ा रिमार्केबल काम किया है। आपकी क्या राय बनती है? सारे बजट को एब्जॉर्ब करने के बाद आपको ये बजट कैसा लगता है? मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में उन्होंने काफी कुछ अच्छा काम किया है। हेलो हेलो हेलो, हाँ, अच्छा, और पूछ रहा हूँ, आपकी आवाज़ हमको बिल्कुल साफ आ रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बजट अगर आपको अच्छा लगता है तो इसमें सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट आपके हिसाब से क्या है जो इस बजट को रिमार्केबल बनाता है? करने की कोशिश की है, और दूसरा जो इंडिया में करंटली जो चैलेंजेस हैं उसे हैंडल करने की कोशिश की है। तो आई थिंक ये बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और करंट सर्कमस्टांसेस में काफी अच्छी है। इसमें 2 चीज़ों पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। एक तरफ तो ये कि वित्त मंत्री ने कहा कि 2000 तक की आबादी वाले गांवों में बैंक होगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि बैंकिंग लाइसेंस के बारे में हम आगे चल के कुछ करेंगे। बड़ी उम्मीद थी कि उसके बारे में नए लाइसेंसेस को लेकर के एक क्लैरिटी आएगी। इसी प्रकार से इंश्योरेंस, पेंशन फंड, लॉन्ग टर्म फंडिंग के जितने तरीके थे उस पर सिर्फ इंडिकेशंस हैं, कोई ठोस काम नहीं हुआ है। इससे आप निराश नहीं हैं? एक्चुअली एक तो ये इंडिकेशंस हैं सभी बिल्स पर कि ये बिल्स अब पास करने के लिए लाए जाएंगे, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। और सिर्फ एक ही बिल के बारे में नहीं बात की गई है, काफी सारे बिल्स जो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए हैं उनके बारे में बात की है। तो एक्चुअली ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। जहां तक कि न्यू बैंकिंग लाइसेंसेस की बात है, आई थिंक अगेन कहा गया है कि जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं वो 31 मार्च तक बन जाएंगी। तो उस पर भी हमने लास्ट ईयर प्रोग्रेस देखा है। ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑलरेडी बन चुकी हैं, डिस्कशंस हो चुके हैं। तो ये भी एक डायरेक्शनली एक पॉजिटिव स्टेप ही है। और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात है वो लास्ट ईयर इटसेल्फ अनाउंस किया गया था कि 2 सालों में बैंक्स उन छोटे गांवों में जाएंगे, और उन बैंक्स ने अब हम सभी बैंक्स ने एक्चुअली एक पूरा प्लान बनाया है 2 सालों का, जो हमने आरबीआई को सबमिट किया है और सभी बैंक्स उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक उस पर एक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जी चंदा मैडम, आपसे एक आखिरी सवाल लूंगा, वो ये कि बोरोइंग के जो टारगेट दिए गए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के दूसरे कदम उठाए गए हैं, उसको देखते हुए लिक्विडिटी की क्या सिचुएशन रहने वाली है बैंकिंग के स्पेस में, और कॉर्पोरेट इंडिया के लिए कितना पैसा हाथ में रहने वाला है? ये जो अनाउंसमेंट्स आई हैं 2 तरह की बहुत पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए काफी कुछ ओपनिंग की गई है, किस तरह फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फ्लो हो सकते हैं, जो डेट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की तरफ, और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स बनेंगे उन पर विथहोल्डिंग टैक्स कम की गई है। तो वो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। और दूसरा जो गवर्नमेंट बोरोइंग्स जो अनाउंस की गई हैं वो एक्चुअली मार्केट एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन में कुछ कम ही है, तो वो भी एक पॉजिटिव स्टेप है। ये जो सब स्टेप्स हैं ये मीडियम टर्म में बहुत पॉजिटिव साबित होंगे। उनका इम्पैक्ट लेकिन एक इमीडिएटली नहीं पड़ेगा इंटरेस्ट रेट्स पे। आई थिंक इमीडिएटली
इंटरेस्ट रेट जो हैं वो करंट लिक्विडिटी पर मूव करेंगे, करंट इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन पर मूव करेंगे। तो अभी जो है लिक्विडिटी अभी भी एक्सेस नहीं है, काफ़ी टाइट लिक्विडिटी पर सभी मैनेज कर रहे हैं। जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी वरीसम है। तो मेरे ख्याल से इमीडिएट सिनारियो में आप इंटरेस्ट रेट्स को कम होते हुए नहीं देखेंगे। इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट्स थोड़े बढ़ सकते हैं, पर जो इस बजट में जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं उनका जो अच्छा इम्पैक्ट है वो मीडियम टर्म पर होगा। मैडम, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सिंघवी साहब, आपने सुना, कुछ राय यह है कि इसमें कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर पर जो ध्यान है, जो रूरल इंडिया पर ध्यान दिया गया है, आपको लगता है कि वो काफ़ी है इस ग्रोथ इकोनॉमी को बढ़ाए रखने के लिए, या ये सिर्फ अनाउंसमेंट्स के तौर पर है? संजय, दो चीज़ है कि अगर हमको लगता है कि 9-10% हमारी इकोनॉमी ग्रो होनी चाहिए, उसके लिए जो भी काम हुआ है पिछले 2 सालों में, मैं ये बजट की नहीं 2 सालों की भी बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी कम काम हुआ है। बिकॉज अगर हमको 10% पे ले जाना है या 9% पे रखना है तो काफ़ी काम करना था, और पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर के उस पर। एग्रीकल्चर पे कोई काम नहीं। आप देखें, कोई नए फर्टिलाइजर प्लांट ही नहीं लगा है। आज के दिन पे हम जो बात कर रहे हैं, जिन्हीं मुद्दों की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई बड़ा काम नहीं हुआ। ये जो भी काम हुआ है वो कंटिन्यूएशन जो पिछले 4-5 सालों से चल रहा है, उसी पे काम हुआ। जी, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। अनिल सिंघवी, एसपी तुलसियान, अशांक देसाई, सुमित वैद और सुभाष लखोटिया से कुछ और सवाल जवाब, ये जानने के लिए कि बजट का आप पर क्या असर है।